हेलो। हाँ बच्चों, नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण की बात करेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले मैं दिनेश कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी प्रभावित करेगा और आप लोग ध्यान से समझेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो सबसे पहले आप पुनः जो है ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बार बार इसका अध्ययन कर सकें और बार आपको फ़ायदा हो। तो देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व है वो आखिर में है क्या, ये आपको समझना है। देखिए बच्चों, अनधिमान वक्र की बात आज आपसे की जाएगी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अनधिमान वक्र विश्लेषण। एक सबसे पहले मैं आप इसकी संक्षिप्त भूमिका आपसे बात कर रहा हूँ कि आखिर में ये है क्या, ये आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले F.Y. एजवर्थ ने 1881 में हमारे सामने इसको रखा, जो संख्यावाची माप पर आधारित था। अनधिमान वक्र सर्वप्रथम आया तो 1881 में फिशर जो हमारे सामने F.Y. एजवर्थ ने रखा। 1892 में फिशर ने इसका उपयोग उपभोक्ता की संस्कृति में किया और सर्वप्रथम 1906 में विल्फ्रेड परेटो ने क्रमवाची परिकल्पना पर आधारित अनधिमान वक्र का प्रतिपादन किया। तो क्रमवाची माप पर सबसे पहले जो लाने का श्रेय है वो परेटो को है। और 1934 में 1934 में देखिए आधुनिक अनधिमान वक्र विकसित हुआ, जिसके प्रतिपादक थे हिक्स और एलन ने जो इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने क्रमवाची माप पर रखा, उसे हमने आधुनिक विश्लेषण कहा। और हिक्स और एलन को ही श्रेय जाता है। इकोनॉमिका उनकी पुस्तक है, ज्वाइंट पुस्तक 1934 में इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने इसकी बात की। और 1934 में ही एक प्रकाशित पुस्तक और वैल्यू एंड कैपिटल, जो बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हिक्स की, उसमें भी इंडिफरेंस कर्व की चर्चा हिक्स ने किया है। अब आपको देखना है कि इसकी परिभाषा क्या है, मेन डेफिनेशन क्या है अनधिमान वक्र की। आपको समझना है कि इसकी जो ये किस तरह से आगे वर्क करेगी। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ बच्चों लिखा है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, इसे हम समझते। देखिए, आप ध्यान से समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। तो इंडिफरेंस कर्व दो या दो से अधिक वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर हम x वस्तु और y वस्तु उपभोग कर रहे हैं तो 1x 15y, 2x 8y। तो कॉम्बिनेशन, अगर हम x का उपभोग बढ़ाएंगे तो समान संतुष्टि पर बने रहने के लिए हमें जो है y की मात्रा घटानी पड़ेगी, जिसके आधार पे ही इंडिफरेंस कर्व, जैसे मैं एक छोटा सा इंडिफरेंस कर्व आपके सामने बनाता हूँ। जैसे ये x अक्ष है बच्चों, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु O है, ये इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व IC1 हम इसको नाम दे सकते हैं। इसका एक बिंदु है A बिंदु, दूसरा बिंदु है B बिंदु, तीसरा बिंदु है C बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं। इन सारे बिंदुओं पर जो उपभोक्ता है उसको समान उपयोगिता मिलेगी। जैसे मान लीजिए A बिंदु है, मान लीजिए A बिंदु, यहाँ पे y की मान लीजिए वो 1x, y की सपोज दैट 15y उपभोग करता है। और जैसे ही वो B पर जाएगा, सपोज दैट B पर गया, अब वो x की सपोज दैट 2x और y की सपोज दैट 8y, y की सपोज दैट 8y का उपभोग करा। इसका मतलब उसने 1x पाने के लिए 7y का त्याग किया, अर्थात 1x की उपयोगिता 7y के बराबर है। तो जैसे ही A से B पर गया, उसने y का त्याग किया, x की बढ़ाया, C पर जाएगा, D पर जाएगा, तो उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
और इसके सारे बिंदु ए बी सी डी, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पर उपभोक्ता को समान उपयोगिता मिलेगी, बराबर उपयोगिता मिलेगी, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कहीं पर कोई भी अंतर नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है यह है उदासीनता, अर्थात उपभोक्ता इससे किसी भी बिंदु पर रहने को उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, और इसे ही हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं बच्चों। अब आपको समझना है कि इंडिफरेंस कर्व की क्या मान्यताएं हैं। देखिए, बाजार में जो उपभोक्ता है उसकी इंडिफरेंस कर्व की आखिर में एजम्पशन क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व है। तो कुछ महत्वपूर्ण एजम्पशन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उपभोक्ता, देखिए, पहली मान्यता है विवेकपूर्ण है, वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। देखिए, कोई भी उपभोक्ता जो विवेकपूर्ण होगा वो सर्वप्रथम बाज़ार में जब जो वस्तु खरीदने जा रहा है तो निश्चित रूप से वह ऐसी वस्तुओं का उपभोग करेगा, ऐसी वस्तुओं की परचेजिंग करेगा जिससे उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता मैक्सिमम हो। नंबर 2, बाज़ार में, देखिए बच्चों, नंबर दूसरी जो हमारे सामने मान्यता है, बाज़ार में वस्तुओं की कीमत की पूरी सूचना उपभोक्ता के पास, अर्थात उपभोक्ता को वस्तुओं की मूल्यों के बारे में जानकारी है। नंबर 3, वस्तुओं की कीमतें निश्चित हैं, प्राइस जो है बिल्कुल कांस्टेंट होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 4, समस्त विश्लेषण में उपभोक्ता की रुचि, आदत और आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उपभोक्ता की रुचियाँ, उसकी हैबिट्स, उस कंज्यूमर्स की इनकम पहले जैसी हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगली मान्यता है, देखिए, उदासीनता वक्र की ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक झुकाव की है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऋणात्मक है, जिसके संदर्भ में उपभोक्ता जब x वस्तु का उपभोग एक इकाई बढ़ाता है तो बदले में y वस्तु का उपभोग उसे कम करना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है बच्चों, ये आपको बहुत याद कर लेना है क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। आगे मैं इसका थोड़ा सा और विस्तृत रूप आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप नेगेटिव है, बाएं से दाएं गिरता हुआ है, इसके संदर्भ में प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है। इसकी चर्चा अभी मैं आगे जस्ट आपके सामने करूँगा। अगली मान्यता जो है निर्बल क्रमबद्धता, अनधिमान वक्र विश्लेषण निर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। निर्बल क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि उपभोक्ता को के पास जो कम्बिनेशन है ए बी सी, देखिए इस डायग्राम में भी दिखा है ए बी या सी, ये जो कम्बिनेशन है इसे किसी भी संयोग पर उपभोक्ता उपभोग कर सकता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि प्रीफर है कि वो ए पे ही रहेगा या बी पे ही रहेगा या सी पे ही रहेगा, किसी पे भी रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है ये निर्बल क्रमबद्धता है। अगली जो मान्यता है साथ यहाँ पे, अनधिमान वक्र अधिमान के संबंध में सकारात्मकता और स्थिरता। अधिमान का मतलब है अगर उपभोक्ता को ए बिंदु पर मिलने वाला उपभोग बी बिंदु पर मिलने वाले संतुष्टि के बराबर है, अगर ए कम्बिनेशन का सेटिस्फैक्शन बी कम्बिनेशन के सेटिस्फैक्शन के बराबर है तो निश्चित रूप से बी, अगर मान लिया जाए कि बी का सेटिस्फैक्शन और सी के सेटिस्फैक्शन के बराबर है तो निश्चित रूप से ए का सेटिस्फैक्शन जो होगा वह सी के बराबर होगा। तो ये सकारात्मकता की मान्यता है। इसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता किसी भी बिंदु पर रह सकता है क्योंकि जो मिलने वाली उपयोगिता है वो सारे बिंदुओं पर बच्चों बराबर है। ये आपकी हो गई मान्यता। अब मान्यता में जो एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण तो सभी है लेकिन जो आपसे बार बार पूछा जाता है मैक्सिमम, तो ये आपको समझना, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। देखिए, अनधिमान वक्र प्रतिपादन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पर आधारित है। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर का आशय है कि जैसे जैसे x की एक इकाइयाँ उपभोग में बढ़ाई जाएं तो उसे प्राप्त करने के लिए y की छोड़ी गई मात्रा, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहेगा, निरंतर कम होती जाए।
अतः नदीमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे वह x का उपभोग बढ़ाएगा y का उपभोग उसे छोड़ना पड़ेगा, और y का उपभोग छोड़ना ही नहीं, उसे घटते क्रम में छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है, हम आपको एक टेबल और एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। देखिए इस टेबल में आप बच्चों समझेंगे, कॉम्बिनेशन है A B C D E, ये सारे कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पे x और y दो वस्तुएं हैं। देखिए उपभोक्ता शुरू में 1x और 15y का उपभोग करता है, और उसको संतुष्टि सपोज दैट हम यहाँ पे मान लेते हैं यस के बराबर है संतुष्टि। फिर वह b पे जाता है। b कॉम्बिनेशन तो देखिए x की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाता है और 8y उपभोग करता है, अर्थात वहाँ पे जो MRSXY है वो 1x के बदले 7, अर्थात 1x को पाने के लिए उपभोक्ता 7y को छोड़ दिया। फिर भी उसका जो संतुष्टि है बच्चों वो ऐसी है। उसी तरह से 3 4 5, उसी तरह से y का त्याग देखिए 5 3 2। जो MRSXY है शुरू में 1x बराबर 7, 1x बराबर 3y, फिर दोबारा 1x बराबर 2y, फिर दोबारा 1x बराबर 1y। तो ये जो अगेन एंड अगेन MRSXY है, शुरुआत में 1x बराबर 7, फिर 1x बराबर 3, फिर 1x बराबर 2, फिर 1x बराबर 1। इसका मतलब एक एक x को पाने के लिए वो y की घटते क्रम में छोड़ता है। y का घटते क्रम में इसलिए छोड़ता है कि शुरुआत में उसके पास y का बच्चों स्टॉक ज़्यादा था, और जब किसी वस्तु का स्टॉक ज़्यादा होता है तो उसकी उपयोगिता, उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए कम होती है, इसीलिए वो शुरुआत में ज़्यादा मात्रा में छोड़ने को तैयार हो जाता है। और x का स्टॉक उसके पास शुरुआत में 1 ही है, देखिए 1 है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा है। तो इसलिए वह x की 1 इकाई पाने के लिए सीमांत उपयोगिता, ताकि जो कि 1x ही उसके पास है और उसके लिए उसकी यूटिलिटी उसके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो y को छोड़ने को ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाता है। इस डायग्राम में आप समझिए, देखिए इस टेबल में भी MRSXY जो है वो घटती 7 3 2 1। और इस डायग्राम में भी बच्चों आप समझ सकते हैं, डायग्राम में आप समझिए, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में A B C, देखिए A B C D E F, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उपभोक्ता क्रमशः, देखिए A से जब B पे जाता है तो डेल्टा y1 त्याग करता है डेल्टा x के बदले, इतने x के बदले डेल्टा y1। अब आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा y1 की जो डिस्टेंस है वो उसको आप माइंड में रखिए। जो डेल्टा y1 की दूरी है डेल्टा x के बदले, वो आगे क्या हो रही है। देखिए फिर उसने x की बढ़ाया b से, अब वह c पे गया तो डेल्टा x, पुनः जो डेल्टा x है वो डेल्टा x के बराबर है, लेकिन जो डेल्टा y है y1 से y2 पे गया तो उसकी देखिए डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई पहले की। इसका मतलब वो y की कम त्याग कर रहा है, इसीलिए ऐसा क्रमशः चल रहा है प्रक्रिया। डेल्टा x बढ़ा रहा है, x की समान मात्रा बढ़ा रहा है, y की घटती मात्रा त्याग कर रहा है। इसीलिए जो MRSXY है इसे हम MUX/MUY बराबर नेगेटिव स्लोप कहते हैं। इसका जो ढाल है इस इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है बच्चों, वो ऋणात्मक स्लोप है। ठीक है, तो ये है MRSXY, ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो ऑलवेज निगेटिव होती है। ये आपको हमने बहुत ही क्लियर कट बताया कि आखिर में MRSXY है क्या। तो MRSXY जो है वो ऋणात्मक स्लोप युक्त होती है, ऐसा आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि x की समान मात्रा को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता y की घटती मात्रा त्याग करने को तैयार होता है। और इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो इस तरह से बच्चों IC, इसके संदर्भ में जो MRSXY है वो नेगेटिव होती है। ये आपको समझना है। अब देखिए अनधिमान वक्र की विशेषताएं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो हमने आपको
काफ़ी संक्षेप में और काफ़ी एक डेंस समझाने की कोशिश किया है इस स्लाइड के माध्यम से। अनधिमान वक्र की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, पहली विशेषता, अनधिमान वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है। यह अनधिमान वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं तथा प्रतिस्थापन की सीमांत ऋणात्मक होती है, जिसको मैंने आपसे पहले ही काफ़ी एक बृहद मात्रा में इसके पूर्व चर्चा करी है कि जो इनडिफरेंस वक्र का स्लोप है वो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव मीन्स आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उस डायग्राम को यहाँ पे भी हमने एक बार दोबारा बनाने की कोशिश किया है, ये जिसमें x की 1 2 3 4 मात्रा बढ़ाने के लिए देखिए y की 15 8 5 3, उसी क्रम जो टेबल में हमने आपको सामने पिछली टेबल में रखा था, उसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ पे बच्चों है आपके सामने। अर्थात MRXY ऋणात्मक है, और जब ये ऋणात्मक होगी तो बच्चों ये इसका ढाल ऋणात्मक होगा और MRXY ऋणात्मक। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए इंडिफरेंस करने कई हिग्स ने कई प्रॉपर्टीज डेवलप किए। A B C, ये A है, B है, C है, ये सारी प्रॉपर्टीज डेवलप की गई हैं, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से रहना चाहिए कि जो MRSXY है बच्चों, वो पूरी तरह से देखिए ये हमेशा नेगेटिव होगी। ये आप अपने दिमाग में रट लीजिए, नोट कर लीजिए, ये ऑलवेज नेगेटिव होगी। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर कहीं पे नेगेटिविटी नहीं है तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए, पहले डायग्राम ए में IC वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर, तो इसमें x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। तो इसके संदर्भ में उपभोक्ता जैसे A से B पे जाएगा तो उपयोगिता बढ़ जाएगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल नहीं है। दूसरे में आप देखिए बच्चों, x की मात्रा बढ़ा रहा है पर y कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से A से B पे जैसे ही जाएगा उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। नहीं हो सकता इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी। और तीसरे वाले डायग्राम में C में देखिए, जैसे उपभोक्ता A से B पे जा रहा है, A से B पर पहुंचा, x की मात्रा तो स्थिर पर y की बढ़ रही है। तो ऐसी दशा में भी इंडिफरेंस कर्व इस तरह की नहीं हो सकती। इंडिफरेंस कर्व मात्र एक ही रूप है, ये नेगेटिव स्लोप। अब आपके सामने जो हम आगे विशेषता देखिए, अनधिमान वक्र ना तो आधार अक्ष के समानांतर लंबवत बाएं से दाएं, जैसा हमने आपको बता दिया, मूल बिंदु के नतोदर भी नहीं होगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, कॉनकेव टू द ओरिजिन हमने दिखाने की कोशिश किया है, ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह का। पर इसमें देखिए, जैसे जैसे वह x की मात्रा बढ़ा रहा है एक एक इकाई, वैसे वैसे y की वो घटती मात्रा छोड़ने के बजाय बढ़ती मात्रा, देखिए डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, ये बढ़ती हुई मात्रा क्रमशः। तो इसीलिए लिखा है कि डेल्टा y अपन डेल्टा x बराबर पॉजिटिव है, अर्थात जो MRSXY है यहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। अगला है, दो इंडिफरेंस कर्व ना तो एक दूसरे को काट सकते हैं, ना ही स्पर्श। देखिए, डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई कि दो इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1 IC2। जब पहले ही आप देखिए, पहले ही हमने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन, दूसरा इंडिफरेंस कर्व दूसरा सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, और दूसरे इंडिफरेंस कर्व के जो भी बिंदु होंगे वो अलग तरह के, मतलब वो जो इंडिफरेंस कर्व पे होगा वही संतुष्टि दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस वाले डायग्राम में बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है, ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंचे संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। ये आपको समझ, जैसे IC1 है फिर IC2 है। अगर उपभोक्ता मान लीजिए AB पर है, C पर, अगर वो C पर है और वो B पे चला जाता है तो निश्चित रूप से उसका संतुष्टि बढ़ जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और जब x और y का कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से उपभोक्ता का जो संतुष्टि का स्तर होगा बच्चों वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दो इंडिफरेंस कर्व ना तो एक दूसरे को काट पाएंगे, ना तो एक दूसरे को टच कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व
अलग अलग सेटिस्फैक्शन। अगर कहीं देखिए डी बिंदु है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बार ये नीचा इंडिफरेंस कर्व दिखाए IC1 पर और एक बार ये ऊंचा इंडिफरेंस कर्व, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व अलग अलग इंडिफरेंस अलग अलग सेटिस्फैक्शन को प्रदर्शित करेगा। और ये ना तो काट सकते हैं इस तरह से, और बच्चों ना तो ये स्पर्श कर सकते हैं, इस तरह से स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ये आपने देखिए समझा कि इंडिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ओवरऑल जो कुल मिला के निकल के आ रहा है कि इंडिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ आपको यही याद करना है कि इंडिफरेंस कर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, यही आपके माइंड में रहना चाहिए। अब देखिए इसी कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं इंडिफरेंस कर्व के, जैसे पूर्ण स्थानापन्न व पूर्ण ध्रुव। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हमने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। अगर पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु, जब एक वस्तु हम बढ़ाते हैं तो उसके बराबर दूसरी वस्तु त्याग कर देते हैं। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु बढ़ाते हैं तो उसके जगह पे हम दूसरी वस्तु उतना ही मात्रा में त्याग करते हैं। इसीलिए MR/S XY यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखे। और ऐसी स्थिति में जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो सीधी रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना है। MR/S XY कांस्टेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और IC जो होगा वो IC वक्र का जो शेप होगा एक्सेप्शनल शेप, वो ऋणात्मक स्लोप बाएं से दाएं सीधी रेखा नीचे की ओर गिरेगी। और अगर पूर्ण पूरक वस्तु है, कोई वस्तु जो एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसके संदर्भ में जो इंडिफरेंस कर्व होगी देखिए बच्चों वो L शेप होगी, वो बिल्कुल L शेप की होगी, 45 अंश पर। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु पूर्ण पूरक है, पूर्ण पूरक में क्या है, एक जो हमारे पास अगर पूर्ण पूरक है एक दूसरे की, तो ऐसी स्थिति में भाई एक वस्तु बढ़ाएंगे, जैसे पेन है और रिफ़िल है, ये एक दूसरे की पूर्ण पूरक। अगर पेन आप बढ़ाएंगे तो उसमें रिफ़िल भी डालनी पड़ती है, एक पेन एक रिफ़िल, दो पेन दो रिफ़िल, तीन पेन तीन रिफ़िल, इसलिए ये L शेप बन जाएगा IC। और पूर्ण स्थानापन्न के संदर्भ में ये सीधी जो है ये बच्चों निगेटिव स्लोप की होगी, निगेटिव स्लोप की तो एक सीधी IC होगी, लेकिन MR/S XY होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो आपको भूलने ना पाए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। इसके लिए और विस्तृत इंडिफरेंस कर्व की व्याख्या देखिए बच्चों आप तमाम, मैं आपको कुछ पुस्तक भी बता दे रहा हूँ, जैसे आप आहूजा की हिंदी माध्यम में पढ़ सकते हैं, आप कोश्यायनी की पढ़ सकते हैं, आप लाल सर की पढ़ सकते हैं, डॉक्टर SN लाल की, आप आहूजा की पढ़ सकते हैं, आप झिंगन की पढ़ सकते हैं, आप कोश्यायनी की पढ़ सकते हैं। तमाम किताबें मार्केट में हैं, आप उन किताबों से भी सहारा ले सकते हैं और भी विस्तृत दृष्टिकोण के लिए। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपके सामने लेक्चर लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।